जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। 104 पार्ट बी। इसमें जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है ऑडिट का, हाउ टू ड्राफ्ट मॉडिफिकेशन, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो तीन छोटे छोटे बराए नाम कंसेप्ट्स हैं। एक कोड ऑफ एथिक्स का है, वो इंटर रिलेशनशिप वाला, और एक चैप्टर 24 में है ऑडिट रिस्क की न्यूमेरिक एग्जांपल। 3-3 4-4 मिनट के कंसेप्ट्स हैं, लेकिन वो आज के लेक्चर में मैं नहीं कवर कर रहा, कल कर लेंगे। हाँ जी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आज मेन कंसेप्ट के साथ ये दूसरे कंसेप्ट मिक्स ना हो। और होम असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आपने वो होम असाइनमेंट भी आज के करने हैं। यानी लेक्चर खत्म हो गए, समझ लीजिए कल आपका लेक्चर जो होगा वो होम असाइनमेंट का होगा। और ये जो गैर जरूरी किस्म के कंसेप्ट हैं लेकिन हमारे सिलेबस में है 2-3, इनको भी हम निपटाएंगे। असल काम कल टारगेट हमारा होगा केस स्टडी की प्रैक्टिस, तो वो आप जरूर कीजिएगा। अब अगला आधा घंटा आपने अटेंटिव होके चीजों को सुनना और समझना है, और इसको घर जाके रिवाइज जरूर करना है। क्योंकि ये अगर आपने एक दफा इसको रिवाइज ना किया ना, असाइनमेंट ना की एक दफा खुद अपने हाथ से, तो ये फिर हो सकता है कुछ दिनों के बाद जहन से निकल जाए। तो आपने इसको नोट करते रहे चीजें साथ साथ, और घर जाके रिवाइज आज ही के दिन में रिवाइज करना लाजमी है। चीजें सिंपल है। सीख क्या रहे हैं हम? देखिए, हमने चैप्टर 4 में सीखा था कि सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है वो ऑडिट रिपोर्ट है। एग्रीड? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, सेक्शंस हैं। उनमें जो सबसे अहम पैराग्राफ है वो है ओपिनियन पैराग्राफ, जो सबसे पहले भी आता है। और चूंकि बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ उसके साथ ही इंटीग्रेटेड है, उससे ही रिलेटेड है, तो इसीलिए हम जितना ओपिनियन पैराग्राफ हमारे लिए अहम है उतना ही बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ अहम है। तो आपको याद होगा, आप अक्सर ये क्वेश्चन पूछते थे, सर कौन कौन से रिपोर्ट में कौन कौन से पैराग्राफ हमने याद करने हैं। आपको कहता था ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन ये लाजमी याद करने हैं। फिर इसके बाद जो जो वो मॉडिफिकेशन वाले पैराग्राफ थे, जैसे एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न, इनकी ड्राफ्टिंग को आप याद कर लें। जो रूटीन के पैराग्राफ है, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी वगैरह वगैरह, इनको सिर्फ रीड कर लें, कोई मेन कंसेप्ट आपको पता हो काफी है। वो रूटीन वाले पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी के पैराग्राफ हमने एमसीओ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग भी आपको याद होगा, पढ़ ली। अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी, की ऑडिट मैटर कैसे ड्राफ्ट करना है, पढ़ लिया। एक पैराग्राफ रह गया था, ओपिनियन पैराग्राफ, जो कि हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। सीखने क्या जा रहे हैं? हमने ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ को कैसे ड्राफ्ट करना है। अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन हो फिर कैसे ड्राफ्ट करना है, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन हो फिर कैसे ड्राफ्ट करना है, एडवर्स ओपिनियन हो फिर कैसे ड्राफ्ट करना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन फिर कैसे ड्राफ्ट। यानी 4 तरह के ओपिनियन है, अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। हर केस में ओपिनियन पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करना है और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करना है, ये सीखने जा रहे हैं। लेक्चर के इस हिस्से में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि 4 तरह के ओपिनियन है। हर टाइप ऑफ ओपिनियन में ओपिनियन पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग कैसे होगी और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, हम ये सीखने जा रहे हैं। एग्रीड? क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुन, 4 पैराग्राफ, इसमें से एक पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अनमोडिफाइड। शाबाश। लेकिन अरसा हुआ आप प्रोबेबली भूल गए होंगे, इसीलिए रिफ्रेश हो जाए, इसलिए आपके सामने ये दोबारा से रिपोर्ट का फॉर्मेट रखा जा रहा है। ये है ड्राफ्टिंग एग्जांपल ऑफ अनमोडिफाइड। देखता हूं अगर फॉन्ट साइज मजीद बढ़ जाए तो। बढ़ गया जी, बस ठीक है, इतना ठीक। यह है ड्राफ्टिंग एग्जांपल ऑफ, पढ़िए क्या है, ड्राफ्टिंग एग्जांपल ऑफ अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसमें आपको 2 पैराग्राफ नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? ओपिनियन और बेसिस। तो सबसे पहली चीज आपने नोट करनी है कि हेडिंग जरूर देनी है, हेडिंग के बगैर नहीं। और हेडिंग में पहले ओपिनियन पैराग्राफ
फिर अगर केस स्टडी में पहले बेसिस ले आए बाद में ओपिनियन कहे गलती ढूंढो, आपने कहा ना सबसे बड़ी गलती तरतीब उलट तेरी भाई, पहले ओपिनियन बाद में बेसिस आएगी, ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन, ठीक है जी। अच्छा, अब ओपिनियन पैराग्राफ के भी दो हिस्से होते हैं और बेसिस फॉर ओपिनियन के भी दो हिस्से होते हैं। ओपिनियन पैराग्राफ का जो पहला हिस्सा होता है उसमें ओपिनियन नहीं लिखा जाता, वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, हमने क्या किया, किस कंपनी का किया, किस साल का किया, वगैरह वगैरह, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जैसे वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने क्या किया, वी हैव ऑडिटेड, ऑडिटेड को अंडरलाइन करें, किसको ऑडिट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करें, ठीक है, विच कंप्राइज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट, आगे वो सारा स्टेटमेंट, आपको पता है पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स को आगे नाम भी लिखना है, लेकिन हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर देते हैं, आपको याद रहे कि इसमें 5 चीजें भी ऐड करनी है, हर एक को याद करने की जरूरत नहीं। क्या किया, ऑडिट किया, किसका किया, एबीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी कंपनी, इसका किया, ऑडिटेड को अंडरलाइन करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबीसी कंपनी, किस साल का किया, 31 दिसंबर। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कि हमने ऑडिट किया इस कंपनी का इस साल का, ओपिनियन नहीं, इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब एग्जाम में रिसेंटली 2-3 अटेम्प्ट्स में वो ये पैराग्राफ ड्राफ्ट करवा रहा है ना, ओपिनियन बेसिस ऑफ ओपिनियन, तो उसमें एक बड़ा जो एरर आइडेंटिफाई करवा रहा है, कह रहा है मैं बच्चों से कहता हूँ ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, बच्चे डायरेक्ट यहां से ड्राफ्टिंग शुरू कर देते हैं, हेडिंग देते हैं, यहां से ड्राफ्टिंग शुरू कर देते हैं, उनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये वाला भी हिस्सा ओपिनियन पैराग्राफ का ही है। जब कभी मैं आपसे कहूं ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करना है, ये भी आपने लिखना है, आइंदा लिखेंगे जी। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद ओपिनियन आएगा, क्या, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड and its financial performance and cash flow for the year then and in accordance with, यानी अब उसी के ऊपर किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइन करें, वो बता रहा है क्या कि ठीक, क्या ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस कंपनी की, एबीसी लिमिटेड की, किस साल की, इस साल, ठीक है, और किसके मुताबिक ठीक है, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको भी अंडरलाइन करें। ओपिनियन में ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखना जरूरी होता है। एक सीफैब लेवल की केस स्टडी थी, उसमें सिर्फ इसने इतना लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, उसने कहा गलत है, इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, ये किसने लिखना है, क्या कोई ऑडिट ऐसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा है जो फ्रेमवर्क के बगैर हो, आपने लिखना है उसको, भाई ये बात समझ आए। अच्छा, इसमें एक चीज पे आपने परेशान नहीं होना कि ऊपर उसने 5 सेट बताए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, नीचे 3 है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। आपने एक पैराग्राफ में भी 5 का जिक्र कर दिया, हुज्जत पूरी हो गई आपकी, अब वो दोबारा वो जरूरी नहीं है। अब ये चूंकि स्टैंडर्ड के वर्ड्स है इसलिए हम इनको चैलेंज नहीं करते, नीचे भी 5 लिख देता तो अच्छी बात थी, लेकिन नीचे उसने 3 लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर तो 5 कवर हो गए ना, तो पहले वाले पैराग्राफ में 5 कवर होने चाहिए, वो हो गए, बिल्कुल ठीक, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक की डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि 4 ओपिनियन है, हम क्या सीखने जा रहे हैं, हर 4 टाइप ऑफ ओपिनियन है, हम हर ओपिनियन के अंदर ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, ओपिनियन पैराग्राफ की भी और बेसिस फॉर ओपिनियन की। पहले हमने ओपिनियन की जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अब बेसिस फॉर ओपिनियन जो होगा, क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन में भी स्टूडेंट पूछ सकते सर क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन में भी बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा? यस, अनमोडिफाइड ओपिनियन में भी बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा। उसमें क्या लिखना है, उसमें आपने ये लिखना ओपिनियन दे रहे हैं तो क्या बेसिस है, क्या सिर्फ पैसे लेके साइन कर दिए, क्या ऑडिट किया, एविडेंस ऑब्टेन किया, एविडेंस किसके मुताबिक, आईएसएस के मुताबिक ऑब्टेन किया, क्या इसमें कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया, बिल्कुल किया, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, ये सारी चीजें बतानी है बेसिस फॉर ओपिनियन में। ठीक है जी, तो बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या बताना है, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन कोड, हमने किसके मुताबिक ऑडिट किया, हमने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया। फिर इसके बाद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर 2 स्टैंडर्ड्स आर फर्दर डिस्क्राइब्ड, कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम्हें हमने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया लेकिन इसमें हमारी मजीद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर तुमने पढ़नी है ना, तो ये उसके लिए मुनासिब जगह नहीं है। उसके लिए मुनासिब जगह है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बराए मेहरबानी बकिया सफा नंबर इतने पे मुलाहजा फरमाए। इधर मुझे काम की बात करने दे।
इधर मुझे बेसिस फॉर ओपिनियन में। तो पहले उसने बता दिया हमने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया, फिर उसने बता दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में डिटेल पढ़नी हो तो उधर पढ़ लो। फिर उसने अच्छा ये आईएसएस को अंडरलाइन कर ले बेसिस फॉर ओपिनियन में, जिसे आपको पता चले हमने आईएसए का जिक्र करना है। फिर वी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को अंडरलाइन कर लें, यानी सिर्फ ऑडिट करना। देखिए रिपोर्ट का टाइटल क्या था याद है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें लफ्ज ऑडिटर जाहिर कर रहा है आईएसएस के मुताबिक ऑडिट की, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, और इंडिपेंडेंट का लफ्ज क्या जाहिर कर रहा है? कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो किया है। अब दूसरी वो पहले उसने आईएसएस का जिक्र कर दिया, फिर उसने कहा कोड ऑफ एथिक्स को भी तो फॉलो किया था मैंने। इंडिपेंडेंट को अंडरलाइन करें और नीचे कोड ऑफ एथिक्स को अंडरलाइन करें। वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट। ये याद है आईएएसबी का बोर्ड था, कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। एंड वी हैव फुलफिल्ड आवर अदर एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद, यानी ऊपर कह रहा है मैंने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया और उसके मुताबिक मेरी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। तफसील दूसरी तरफ चले जा। फिर दूसरी तरफ कह रहा है इसके बाद कोड ऑफ एथिक्स कंप्लाई किया, उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहे वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर आवर, और हमारा ख्याल है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हो गया जो हम ओपिनियन देने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ओपिनियन सेक्शन के भी दो पैराग्राफ, एक इंट्रोडक्टरी भूलना नहीं है और दूसरा ओपिनियन पैराग्राफ। बेसिस फॉर ओपिनियन के भी दो पैराग्राफ। वो दो पैराग्राफ कौन से? पहले में आईएसएस की बात करनी है, दूसरे में कोड ऑफ एथिक्स की बात करनी है, और फिर उसके बाद एंड पे क्या लिखना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाली बात। अच्छा अब इसमें मुझे ये बताइए, मैंने तो आपसे ये कहा है कि ओपिनियन पैराग्राफ के भी दो हिस्से होंगे और बेसिस फॉर ओपिनियन के भी दो हिस्से होंगे, लेकिन इसमें तो बेसिस फॉर ओपिनियन में सिर्फ एक ही हिस्सा आ रहा है, दूसरा हिस्सा किधर है? ढूंढे। हाँ ये अनमोडिफाइड ओपिनियन है। दूसरा हिस्सा कब आता है? जब ओपिनियन मॉडिफाई हो, यानी अगर ओपिनियन अनमोडिफाइड है तो बेसिस फॉर ओपिनियन में आपका एक ही पैराग्राफ आएगा। वो कौन सा होगा? एक ही पैराग्राफ आएगा, वो ये वाला। और अगर क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर आपके दो हिस्से आएंगे। सर ये प्रोजेक्टर को देखिएगा क्या मसला। फिर दो हिस्से आएंगे, एक में क्या होगा? इंट्रोडक्टरी, यही कि जिसमें वो कहेगा मैंने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया है, कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया है, और फिर उसके बाद मेरे पास एविडेंस है। और फिर दूसरा हिस्सा कौन सा आएगा? नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। क्लियर ये चीज? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने जब ये ड्राफ्टिंग सीखनी है, अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। क्लियर? अब किसकी ड्राफ्टिंग की तरफ चले? क्वालिफाइड। यदि अब मैंने आपको सिखाना है क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, एडवर्स ओपिनियन की, डिस्क्लेमर ओपिनियन की कैसे होगी। इसमें याद रखिए क्वालिफाइड ओपिनियन है ना अगर, तो इसमें ओपिनियन की जगह वर्ड यूज होगा क्वालिफाइड ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह वर्ड यूज होगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड। एडवर्स ओपिनियन है तो यहां ओपिनियन की जगह पे वर्ड यूज होगा एडवर्स ओपिनियन, और बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो, और यहां पे ये क्लियर। अच्छा हर मॉडिफाइड ओपिनियन में क्वालिफाइड हो, एडवर्स हो या डिस्क्लेमर, बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद एक और पैराग्राफ ऐड होगा, इसके बाद ऐड होगा। उस पैराग्राफ में क्या होगा? नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिट। वो आपको याद है हम हमेशा एक लाइन लिखा करते थे कि जब कभी ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड। वो यहां पे नीचे अगले पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन किया जाएगा मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन को। क्लियर? तो मुझे बताइए अभी तक की डिस्कशन में क्या आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना आ गया?
क्या आपको पता चल गया कि क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में रिपोर्ट में क्या चेंज आएगी? सबसे अहम पैराग्राफ हेडिंग चेंज होगी और फिर नीचे एक एडिशनल पैराग्राफ ऐड होगा। हाँ, जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है ना, उसमें एक थोड़ा सा चेंज आता है। यहाँ पे वी कंडक्टेड आवर ऑडिट नहीं लिखा करते हम। क्यों? क्योंकि डिस्क्लेमर में कुछ किया ही नहीं, तो उसमें लिखते हैं वी वर एंगेज्ड टू कंडक्ट ऑडिट। ये एक थोड़ा सा फर्क होता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में वी वर एंगेज्ड। अब हम चलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन। ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हमने ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ को ड्राफ्ट करना है, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ड्राफ्टिंग। एक हम सीखेंगे ओपिनियन की ड्राफ्टिंग और एक बेसिस फॉर ओपिनियन की ड्राफ्टिंग। यानी पहले हम सीखेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट होता है, एडवर्स ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट होता है। फिर सीखेंगे हम बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। क्लियर? और जब क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, बताइए इसमें से कौन कौन सा सेक्शन आपका इफेक्ट होगा? एक ये और एक नीचे एडिशनल पैराग्राफ आ जाएगा। जब कभी क्वालिफाइड होगा, एडवर्स होगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन होगा, कौन सा पैराग्राफ चेंज होगा? एक ये तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। क्वालिफाइड होगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, एडवर्स होगा तो एडवर्स ओपिनियन आएगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन होगा डिस्क्लेमर ओपिनियन, और नीचे एडिशनल। फिर से बताइए, क्वालिफाइड ओपिनियन है मिस स्टेटमेंट की वजह से, यहां पे क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। यहां पे क्या होगा? नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है स्कोप लिमिटेशन की वजह से, इधर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और इधर नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन को एक्सप्लेन किया जाए। अब यानी जब कभी हमने मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग करनी होगी तो हमने ओपिनियन को भी ड्राफ्ट करना है, बेसिस फॉर ओपिनियन को भी। इसमें ओपिनियन की ड्राफ्टिंग छोटी है, ओपिनियन की ड्राफ्टिंग, और बेसिस ऑफ ओपिनियन की ड्राफ्टिंग बड़ी है। लेकिन ओपिनियन की ड्राफ्टिंग, हालांकि बेसिस फॉर ओपिनियन की ड्राफ्टिंग लेंथी है लेकिन इजी। फिर से, जब कभी क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन ड्राफ्ट करना होगा ना, हमने दो पैराग्राफ ड्राफ्ट करने हैं, एक ओपिनियन, एक बेसिस फॉर ओपिनियन। ओपिनियन पैराग्राफ शॉर्ट है, बेसिस फॉर ओपिनियन लार्ज पैराग्राफ है, लॉन्ग है। लेकिन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ इजी है। क्यों? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में आप अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, जनरल लिख सकते हैं, रूल बताया जाएगा, उस रूल के मुताबिक आप अपनी इंग्लिश के मुताबिक उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओपिनियन पैराग्राफ स्टैंडर्डाइज वर्डिंग में होता है। ओपिनियन पैराग्राफ पूरी दुनिया में 4 ही हैं, उन्हीं 4 में से वो वर्डिंग स्टैंडर्डाइज यूज करनी है। लेकिन बेसिस फॉर ओपिनियन, आपको पता है मिस स्टेटमेंट तो हजारों तरह की हो सकती है। अब जैसी मिस स्टेटमेंट होगी वैसा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ होगा, वो भी हजारों तरह का हो सकता है। तो स्टैंडर्ड ने क्या किया, उसने कहा जो मॉडिफाइड ओपिनियन है ना, उसकी मैं आपको स्टैंडर्डाइज वर्डिंग दे देता हूं, वो याद कर लें। बेसिस फॉर ओपिनियन कहता है मैं दे नहीं सकता स्टैंडर्डाइज, एग्जांपल दे सकता हूं, स्टैंडर्डाइज वर्डिंग नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकता, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी। तो खुद बताइए, अब जिन स्टूडेंट्स को रट्टा लगाना आसान लगता है, खुद से इंग्लिश लिखना मुश्किल लगता है, उनके लिए ओपिनियन क्वालिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करना आसान है, बेसिस मुश्किल है। और जिनको रट्टा लगाना मुश्किल लगता है, खुद से इंग्लिश लिख लेते हैं, उनके लिए ओपिनियन पैराग्राफ मुश्किल है, बेसिस फॉर ओपिनियन आसान है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो अंडरस्टैंड। अब सुनिए, ओपिनियन पैराग्राफ अनमॉडिफाइड याद कर लिया, क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ कैसे आएगा सुन लें। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या लिखेंगे? अच्छा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो आपने याद कर लिया है, इसमें क्या लिखते हैं? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आगे फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, कैश फ्लो वगैरह वगैरह। ठीक है।
अब ये है इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अनमोडिफाइड है। अनमोडिफाइड क्या है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह वगैरह वगैरह। अब सुनिए ये क्वालिफाइड ओपिनियन सुनिए। अच्छा, चाहे क्वालिफाइड ओपिनियन मिस स्टेटमेंट की वजह से या स्कोप लिमिटेशन की वजह से है, क्वालिफाइड वर्डिंग सेम रहेगी ओपिनियन की। ओपिनियन की वर्डिंग, क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग सुनिए। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स एज डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी सारा पैरा अनमोडिफाइड, सिर्फ शुरू में क्या किया, कुछ अल्फाज चेंज कर दिए। फिर से अब बताइए, अगर वो कहे क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करो, क्या करेंगे? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर, एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे सारा अनमोडिफाइड ओपिनियन। मैं खुद बता भाई, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना आ गया, मिस स्टेटमेंट का भी, स्कोप लिमिटेशन का भी, दोनों का सेम ही तो है। क्या है? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सिंपल। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एडवर्स ओपिनियन की तरफ। एडवर्स ओपिनियन में क्या होगा? इधर था एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड। एडवर्स में क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग क्या है? इन आवर ओपिनियन, सॉरी, because of significance of matter described in basis for adverse opinion section financial statements do not give। एक आधी लाइन कोई मजीद फॉर्मेलिटी की लिखी होगी, वो आप देख लीजिएगा, मेन कंसेप्ट यही है। क्लियर? ये इन आवर ओपिनियन से शुरू नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन इन आवर ओपिनियन से शुरू होता है। ये जो एडवर्स, ये सॉरी वो एडवर्स, हाँ ये शुरू होगा, डिस्क्लेमर नहीं होगा, डिस्क्लेमर में नहीं आएगा, डिस्क्लेमर में नहीं आएगा, ठीक है, डिस्क्लेमर में नहीं आएगा। क्वालिफाइड में एडवर्स में है इन आवर ओपिनियन, डिस्क्लेमर में नहीं है। अब डिस्क्लेमर में वर्डिंग क्या होगी? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन we were unable to verify financial statements and we do not express an opinion। we do not express an opinion। अल्फाज थोड़े से आगे पीछे होंगे, वो आप देख लीजिएगा, मेन कंसेप्ट यही है। क्या? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन we were unable to verify, consequently we do not express an opinion on these financial statements। we do not express, इसको अंडरलाइन करें, we do not express। डिस्क्लेमर में क्या है? we do not express an opinion। एडवर्स में क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स do not give। एडवर्स में इसको अंडरलाइन करें। बे क्लियर हो गया? अब खुद मुझे बताइए, क्या आपको अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर का ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करना आ गया? पक्की बात, टेस्ट केस हो जाए, एक स्टूडेंट से पूछूंगा, एक ही सवाल पूछूंगा, फिर नहीं पूछूंगा, कोई भी पैराग्राफ पूछ लूंगा। तैयार है? याद हो गया? एक दफा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, फिर नहीं पढ़ लें, फिर पढ़ ले, सिर्फ ओपिनियन पैराग्राफ पढ़ लें, क्योंकि टेस्ट केस है, आपकी इज्जत का सवाल है। क्वालिफाइड ओपिनियन भी पढ़ लें, एडवर्स भी, डिस्क्लेमर भी, बेसिस नहीं पढ़नी।
पढ़ लें, फिर से पढ़ लें, फिर ना कहिएगा कि सर ये तो सामने की बात थी सर, एक मौका और दे दें। मौका नहीं मिलना और। पूछूं या अभी रीड कर? कितने स्टूडेंट रीड कर रहे हैं अभी? कर ले कर ले कर ले, कोई नहीं, कोई जल्दी कोई नहीं। जी कर लिया रीड। चलिए, कौन स्टूडेंट बताएगा? कौन स्टूडेंट बताएगा? शाबाश। एडवर्स ओपिनियन हमने देना है, उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। आपने एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन नहीं, एडवर्स ओपिनियन का पैराग्राफ डिस्क्राइब कीजिए। और कोई नहीं बोलेगा? शाबाश, यही देखना था मैंने, क्या वी हैव ऑडिटेड वाली बात लिखते हैं कि नहीं लिखते? बेहतरीन, वी हैव ऑडिटेड। चले ये तो हो गया, इसके बाद अगला पैराग्राफ सुना दें। इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द मैटर। ऐसे तो ना, मुश्किल चीज बता के आसान। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ग्रेस मार्क्स दे देते हैं आपको। चलिए, अच्छा आप ओपिनियन पैराग्राफ समझ आ गए। अगर आपसे कोई भी ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करने को कहे तो बताइए, कर सकते हैं? अच्छा, अनमोडिफाइड तो कर सकते थे आप, क्वालिफाइड भी कर सकते हैं पक्का? डिस्क्लेमर भी कर सकते हैं पक्का? एडवर्स भी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर में एक्सेप्ट फॉर लिखना भूल तो नहीं जाएंगे? भूल जाना है क्योंकि उसमें है ही नहीं। डिस्क्लेमर में वी डू नॉट एक्सप्रेस। ठीक ठीक, चलिए ये अच्छा, अब चलते हैं हम बेसिस की तरफ। बेसिस में रूल बहुत सिंपल, या तो बेसिस फॉर ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट होगी, या बेसिस फॉर ओपिनियन में स्कोप लिमिटेशन होगी। क्या होगा? या कुछ भी नहीं, अनमोडिफाइड है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मॉडिफाइड मिस स्टेटमेंट होगी या बेसिस, ये हम सीख चुके हैं। क्वालिफाइड भी, एडवर्स भी आपने ओके किया, मैंने टिक कर दिया। अब सीख रहे हैं बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। ओपिनियन जब कभी मॉडिफाइड होगा, रीजन इसकी दो ही हो सकती हैं, या तो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। इसके अलावा तीसरी रीजन दुनिया में कोई नहीं। मिस स्टेटमेंट है तो इसकी दो रीजन होंगी। मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स में भी हो सकती है, डिस्क्लोजर में भी हो सकती है। ये असल में उसने मिस स्टेटमेंट को फर्दर दो हिस्सों में इसलिए क्लासिफाई किया है कि जब अमाउंट्स की मिस स्टेटमेंट होती है ना, तो हम उसकी क्वांटिफिकेशन करते हैं। जैसे होता है ना, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने की कोशिश करना, कि अगर ये सही रिकॉर्ड होता तो हमारे एसेट्स इतने से कम हो जाते और प्रॉफिट इतने से कम हो जाता। ये इसे कहते हैं क्वांटिफिकेशन। खुद बताइए, डिस्क्लोजर में अगर मिस स्टेटमेंट हो, क्या हम उसकी क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं? वो तो एबीसी में होता है। लेकिन अमाउंट्स में अगर मिस स्टेटमेंट हो तो क्या क्वांटिफिकेशन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इसीलिए उसने कहा मिस स्टेटमेंट अगर अमाउंट्स में है ना, तो आपने उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसकी क्वांटिफिकेशन करने की कोशिश करनी है अगर पॉसिबल हो। और अगर मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद जो डिस्क्लोजर है सही, वो देने की कोशिश करनी है अगर पॉसिबल हो। फिर से मुझे बताइए, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये मिस स्टेटमेंट का केस है कि स्कोप लिमिटेशन का। अगर मिस स्टेटमेंट का है तो आपने देखना है कि क्या अमाउंट्स में है या कि डिस्क्लोजर में है। अगर अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट है तो उसकी नेचर को एक्सप्लेन करने के बाद क्वांटिफिकेशन करनी है अगर पॉसिबल हो। और अगर डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट है तो उसको डिस्कस करने के बाद डिस्क्लोजर इंक्लूड करने की कोशिश करनी है अगर पॉसिबल हो। ठीक है, अब वो हमें एग्जांपल दे रहा है, लेकिन एग्जांपल सिर्फ अमाउंट्स की होगी।
क्योंकि ज्यादातर मिस स्टेटमेंट प्रैक्टिस में भी अमाउंट्स की होती हैं। डिस्क्लोजर की एग्जांपल उसने नहीं दी, यानी जो हम ड्राफ्टिंग एग्जांपल सीख रहे होंगे वो कि अमाउंट की होगी। तो अगर मिस स्टेटमेंट है अमाउंट्स में, आपने क्या करना है, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट जो जनरल रूल हमारा उसके मुताबिक, फिर अहम चीज आपने उसे क्वांटिफाई करने की कोशिश करनी है, डिस्क्राइब करना है, साथ में क्वांटिफाई करने की कोशिश करनी है अगर पॉसिबल हो। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो लिख देंगे क्या कि क्वांटिफिकेशन नॉट पॉसिबल। चलिए, अच्छा ये क्वांटिफिकेशन से क्या मुराद है ये बता रहा है, कह रहा है क्वांटिफिकेशन से मुराद है कि अगर आप सही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो जो एरिया इफेक्ट होता उस पे इफेक्ट बताना है आपने। एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एसेट्स कम हो जाएंगे, इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा, टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह, अमाउंट्स के साथ अगर पॉसिबल हो। और अगर डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट है तो आपने डिस्क्राइब तो करना ही है कि डिस्क्लोजर रॉन्ग है कि नॉन डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर ना देना भी मिस स्टेटमेंट है और डिस्क्लोजर देना लेकिन गलत देना, नॉन डिस्क्लोजर भी मिस स्टेटमेंट है और रॉन्ग डिस्क्लोजर भी। इसमें क्वांटिफिकेशन नहीं है, बल्कि इसमें क्या कहता है कि ओमिटेड डिस्क्लोजर जो है वो आप दे दीजिए, जो डिस्क्लोजर कोशिश करे। और अगर जैसा यहां पे क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं थी, मे बी यहां पे भी डिस्क्लोजर इंक्लूड करना पॉसिबल ना हो तो फिर रहने दे। और वो एग्जांपल दे रहा है कि कब डिस्क्लोजर इम्प्रैक्टिकेबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा, जब डिस्क्लोजर क्लाइंट ने प्रिपेयर ही नहीं किया। क्लाइंट ने प्रिपेयर करना था, प्रिपेयर ही नहीं किया। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर क्लाइंट ने प्रिपेयर करा, उसने प्रिपेयर ही नहीं किया। ऑडिटर जो मर्जी और लगा ले, डिस्क्लोजर प्रिपेयर नहीं कर सकता। या क्लाइंट ने प्रिपेयर किया, अपने पास दबा के बैठ गया, ऑडिटर को दिया ही नहीं डिस्क्लोजर, नॉट अवेलेबल टू ऑडिटर। या डिस्क्लोजर क्लाइंट ने, मैनेजमेंट ने प्रिपेयर भी किया, ऑडिटर को दिया भी, वो अनड्यू लेंथी है, लेंथी इतना बड़ा कि रिपोर्ट 3 सफ़ों की है, डिस्क्लोजर 6 सफ़ों का है। तो ऐसा डिस्क्लोजर, इस डिस्क्लोजर में तो रिपोर्ट छुप जाएगी। कहता है इस सिचुएशन में फिर डिस्क्लोजर ना दीजिए, सिर्फ बता दीजिए कि ये गलत है। क्लियर? फिर से ओपिनियन पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग सीख ली। अब क्या सीख रहे हैं? बेसिस फॉर ओपिनियन की ड्राफ्टिंग। बेसिस फॉर ओपिनियन की ड्राफ्टिंग में हमने क्या सीखना है कि पहले, सबसे पहले किस वजह से मिस स्टेटमेंट के स्कोप लिमिटेशन, मिस स्टेटमेंट की वजह से है तो देखेंगे अमाउंट की गलती है कि डिस्क्लोजर की। अगर अमाउंट की गलती है तो क्वांटिफिकेशन करनी है, क्वांटिफिकेशन नहीं पॉसिबल तो बता देंगे। अच्छा, क्वांटिफिकेशन का एग्जांपल बताइए। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट का कि इसकी वजह से एसेट्स पे, रेवेन्यू पे, एक्सपेंस पे, लायबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस जिस हिस्से पे इफेक्ट आ रहा है वो बताना। और डिस्क्लोजर इंक्लूड करना है। अगर डिस्क्लोजर की मिस स्टेटमेंट हो तो हमने सही डिस्क्लोजर इंक्लूड करने की कोशिश करनी है, लेकिन वो कब इम्प्रैक्टिकेबल होता है इंक्लूड करना? जब मैनेजमेंट ने प्रिपेयर ही नहीं किया, या प्रिपेयर किया लेकिन ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं किया, या प्रोवाइड भी किया लेकिन अनड्यू लेंथ था। ये 3 चीज। अब हम इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं, लेकिन एग्जांपल सारी याद रखिए अमाउंट्स की होंगी। टेस्टिंग भी वो इसी की कर रहा है, ठीक है, एग्जांपल भी इसी की। अब रैंडमली मैं सिर्फ चूंकि स्किल डेवलप करना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसमें कोई रटा, जिसमें रटा था वो आपको बता दिया, उसकी स्टैंडर्डाइज वर्डिंग आपने बैठे बैठे उम्मीद है याद कर ली होगी। घर जाके 10-15 मिनट और लगाएंगे, मजीद पक्की हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम। अब बेसिस फॉर ओपिनियन आपने खुद, इसीलिए मैं अपनी एग्जांपल कोई नहीं ला रहा कि कहीं आप ये ना समझे कि वो सर ने रटा लगा गया है सर हमें। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि आप खुद भी बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट कर सकते हैं। कोई एग्जांपल बता दीजिए मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स में, डेटर्स की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, और इसका इफेक्ट क्या है? मटेरियल के परवेसिव। याद रखें, चाहे मटेरियल हो चाहे परवेसिव हो, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की डिस्क्रिप्शन सेम होगी। मटेरियल या बेसिस फॉर ओपिनियन में इससे फर्क नहीं पड़ता इफेक्ट मटेरियल है कि परवेसिव है। पिक कर रहे हैं? उसमें तो अमाउंट 1000 की होगी वो भी बता देंगे, 10 लाख की होगी वो भी बता देंगे। बेसिस फॉर ओपिनियन में फर्क किससे पड़ता है
कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। इससे फर्क पड़ा, इफेक्ट से फर्क नहीं पड़ता। इफेक्ट से फर्क पड़ता है ओपिनियन सेक्शन पे। मटेरियल है तो ओपिनियन कोई और, परवेसिव है तो ओपिनियन कोई और। मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तो ओपिनियन कोई और, परवेसिव है तो, लेकिन बेसिस फॉर ओपिनियन में मिस स्टेटमेंट सेम है, डिस्क्रिप्शन ही है ना। तो भाई ने क्या बताया था, भूल गए, डेटर की प्रोग्राम। अब सुन लीजिए, इसमें बेसिस फॉर ओपिनियन मैनेजमेंट, सबसे पहले हमने मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है। मैं दो ही काम करूंगा, दो ही सेंटेंस हो गए मेरे। मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है, क्वांटिफिकेशन इंक्लूड करनी है। पहले मिस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब, मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डाउटफुल डेट्स, या मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन ए डेटर which has gone bankrupt after the year end. Yes. Management has not recorded provision for bad debts on doubtful debts, which is a departure of IFRS, which is a violation of IFRS. Yes. ये मैंने मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या करना है, क्वांटिफिकेशन। अगर मैनेजमेंट इसको रिकॉर्ड करती तो डेटर्स भी कम होते, एक्सपेंस बढ़ जाते, प्रॉफिट कम होता, टैक्स कम होता, इक्विटी कम होती। हैड मैनेजमेंट रिकॉर्डेड द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सेंटेंस याद है इंग्लिश का? हैड मैनेजमेंट, अगर मैं शुरू से ही रोज लेक्चर लेता, आज को मेरे लेक्चर पेंडिंग ना होते। Had I watched my lectures on daily basis, there would not have been any pending lecture. Had been याद आया? If management had management been recorded the provision for bad debts, debtors would have been decreased by rupees इतना, operating expenses would have been increased by rupees इतना, income tax and net profit and equity would have been decreased by rupees इतना इतना respectively. नहीं समझ आई? फिर से नहीं समझ आई, फिर से तो क्या 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 एरिया दिया था? प्रोविजन। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डाउटफुल डेट्स, which is a violation of IFRS. Had management recorded the provision for bad debts on doubtful debts, debtors would have been decreased by rupees itna, operating expenses would have been increased by rupees itna, and tax and net profit and equity would have been decreased by rupees itna and itna. भी कुछ बात समझ आई? क्वालिफाइड ओपिनियन भी आसान, बेसिस भी आसान, ठीक है? इतना है ही इतना। लेकिन एक और एग्जांपल कोई और है, अब आपकी तरफ से एग्जांपल आ जाए। शाबाश, आप बताइए एग्जांपल। मिस स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन है कोई? माइका लाल जो डेप्रिसिएशन का बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करे। शाबाश। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स व्हिच वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसमें ध्यान में रखें, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना हमने, सिर्फ ये मैनेजमेंट आगे कहती है सर वो तो अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया था, वो मैनेजमेंट का आर्गुमेंट ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आएगा, जो ऑडिटर का ख्याल है सिर्फ वही आएगा। मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स व्हिच इज ए डिपार्चर ऑफ शाबाश। आगे, had management recorded the depreciation on fixed assets, depreciation would have increased by rupees इतना। इसके बाद हाँ जी, टैक्स, प्रॉफिट एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इक्विटी would have been decreased by rupees इतना रिस्पेक्टिवली। भाई क्लियर? एक और एग्जांपल हो जाए।
एक और एग्जांपल हो जाए भाई, इन्वेंट्री की एग्जांपल। इन्वेंट्री क्लाइंट ने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिगार्ड नहीं की, ठीक है, क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, आगे विच इज ए वायलेशन ऑफ IFRS। बेहतरीन बेहतरीन, हैड मैनेजमेंट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इन्वेंट्री वुड हैव बीन डिक्रीज्ड बाय रुपीज इतना, cost of sales would have been increased by rupees itna, and taxes and net profit and equity would have been decreased by rupees itna respectively। क्लियर? ये कोई है मुश्किल? अच्छा, इसमें कोई अल्फाज आगे पीछे हो भी जाए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्यों भला? क्योंकि ये बेसिस है, इसकी वर्डिंग स्टैंडर्डाइज नहीं है, रूल चेंज में रखना है बस। क्या कि हमने मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, क्वांटिफिकेशन देनी है पॉसिबल, क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो वो भी रहने दे। वो फैक्ट बताया है जो मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की वजह से जो फैक्ट आया दूसरे एरिया में बताया है, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स बताया है, बताया। चलिए अब स्कोप लिमिटेशन भी डिस्कस कर लें, लगे या तो कर लें, देख ले, अगर समझ आ रही है तो आगे चलते हैं, वरना कल कर लेंगे, कोई आना तो है। कल कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कल कर लें? कितनों का ख्याल है आज ही करें? कल वाले ज्यादा है तो हाँ, नहीं कल वाले तो करना तो है, चले कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं, आना तो है, ताकि आप जरा पक्के हो जाएं, इसको आपको ड्राफ्टिंग करनी आ जाए मिस स्टेटमेंट, ठीक है जी। चलिए अच्छा, वैसे एहतियातन आप पढ़ आइएगा, उम्मीद है समझ आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए हाँ, कल आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह, कल आखिरी क्लास होगी कल। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।